आज हम लोग फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का क्या यूज है इसको पढ़ेंगे। मैथमेटिकल टूल्स एक चैप्टर है जो 11 के शुरू में फिजिक्स में दिया रहता है। अधिकांश राइटर इसको लिखते हैं और उसका यूज क्या है, क्यों हम लोग फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स का यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन क्यों यूज करते हैं, इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं, ये सब बात को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स, जैसे कोई भी काम हम लोगों को करना होता है तो हम लोगों को टूल्स की आवश्यकता होती है। बिना टूल्स का काम करना मुश्किल होता है। जैसे अगर हम लोग को कहीं जाना है तो जाने के लिए अगर हम लोगों को एक अच्छे गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, मान लीजिए बाइक मिल जाए एक अच्छा, तो हम लोग अच्छी तरह से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकते हैं। या उससे भी अच्छा अगर 4 व्हीलर मिल जाए आपका, तो उससे भी हम लोग अच्छी तरह से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकते हैं। तो फिजिक्स को हम लोगों को समझना है। फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स वो गाड़ी है जो हम लोगों को फिजिक्स को अच्छी तरह से समझने में मदद करती है। तो इसीलिए फिजिक्स को समझने के लिए मैथ को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी होता है। अब मैथ के कुछ चैप्टर्स हैं जिसका यूज फिजिक्स में होता है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री हो गया, लॉग हो गया, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, बाइनोमियल थ्योरम का छोटा सा यूज आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो ये सब डिफरेंट चैप्टर्स हैं मैथ का जिसका कि यूज हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जैसे कि कोई भी फंक्शन है तो फंक्शन को हम लोग लिखते हैं y = f(x). ये फंक्शन हो गया, तो y = f(x) हो गया। तो इस चीज़ का भी फिजिक्स में हम लोग बार बार यूज करते हैं। यहाँ पर ये समझने की बात है कि ये x जो है आपका, ये x, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल कहा जाता है। और ये जो y है इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। अब यहाँ पर दो टर्म आया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो चीज़ हुआ जिसका वैल्यू बदलता है। दुनिया में अधिकांश चीज़ है जिसका वैल्यू बदलते रहता है। फिजिक्स में भी अधिकांश चीज़ है, जैसे फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया। तो ये सब चीज़ है जो बदलते रहता है। तो जो बदलता है उसको वेरिएबल कहते हैं, जो नहीं बदलता है वो कांस्टेंट हो गया। अब पाई का वैल्यू है तो पाई का वैल्यू तो एक ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ई हो गया स्मॉल ई, ये भी, इसका वैल्यू भी नहीं बदलेगा। तो जिस चीज़ का वैल्यू नहीं बदलता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, जिस चीज़ का वैल्यू बदलता है उसको वेरिएबल कहते हैं। अब ये वेरिएबल दो टाइप का हो गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो बदल तो रहा है लेकिन किसी पर निर्भर नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो बदल रहा है लेकिन दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग सर्कल के सरकमफ्रेंस का बात करें तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है, जो ये 2πr होता है। अब इसको हम लोग मान लीजिए सरकमफ्रेंस है, इसको c से डिनोट किए। अब 2 का वैल्यू, पाई का वैल्यू, ये किसी भी सर्कल के लिए सेम होगा, लेकिन रेडियस हर सर्कल का अलग अलग होता है। और जैसा रेडियस का वैल्यू पुट कीजिएगा कम या ज़्यादा, उसके अनुसार सरकमफ्रेंस का वैल्यू चेंज होगा। तो इसका मतलब कि रेडियस जो है वो उस पर सरकमफ्रेंस डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसी को फंक्शन ऑफ r। तो फिजिक्स में कई जगह आप देखते हैं जो बहुत सा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी एक चीज़ पर निर्भर करता है। तो जो जिस चीज़ पर निर्भर करता है उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और वही उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अगर उसमें जैसे मान लीजिए F = ma हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर कोई एक बॉडी है तो बॉडी है को फिक्स कर दिए तो उसका मास फिक्स हो गया। तो उसका मास फिक्स हो गया तो वो आपका उतना ही रहेगा, ये कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं तो एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया। तो हम लोग जो फोर्स है F जो हो गया फोर्स, वो क्या हो गया? फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कह सकते हैं उस हालत में।
कि एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन कम है तो फोर्स कम है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा है। इसी तरह मान लीजिए कोई फंक्शन है, लीनियर मोमेंटम हम लोग पढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम होता है mv। तो यहाँ पर बॉडी फिक्स कर दिए तो मास फिक्स हो गया, वेलोसिटी उसका चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को फंक्शन ऑफ, जैसे यहाँ फोर्स है F इक्वल टू मोमेंटम P होता है, तो P हो गया आपका फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक बात कहा जा रहा है कि मास को फिक्स कर दिए तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी जो है, अभी हम लोग किसी बड़े ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं जिसका वेलोसिटी जो है वो लाइट के कंपैरिजन में कुछ नहीं हो। मतलब कि जैसे हमारा स्पीड, अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हमारा स्पीड कितना होगा, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर। और ये स्पीड जो होता है, लाइट का स्पीड जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उसके सामने नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए इस हालत में हमारे मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम लोग 12 में के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हम लोगों के वेलोसिटी से कहीं ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो है आपका वेलोसिटी चेंज होने से मास चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं जिसका कि मास बहुत जो है आपका, जिसका कि वेलोसिटी बहुत ही कम है, तो उस हालत में वो कम है, मतलब लाइट के कंपैरिजन में उसको कुछ मान ही नहीं सकते हैं, इतना कम है कि उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, तो उसको डिवाइड करने पे वो 0 आ जाएगा। तो उस हालत में हम लोग यहाँ पर उसको कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट को लिए हैं जिसका वेलोसिटी बहुत ही कम है, तो उस हालत में मोमेंटम जो हो गया वो आपका फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया। फोर्स जो हो गया यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हो गया। तो मतलब कि फोर्स एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो जिस पर डिपेंड कर रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मतलब कि फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ये सब डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी तरह अगर वेलोसिटी को हम लोग ले लिए, मान लीजिए वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस हालत में डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये चेंज हो रहा है। तो सब चीज़ चेंज होता है, अधिकांश चीज़, सब चीज़ नहीं, अधिकांश चीज़ चेंज होता है, चाहे हम लोग रियल लाइफ में देखें या फिजिक्स में देखें। तो जिसमें भी परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो उसके चेंज होने का जो रेट है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन से पता करते हैं। डिफरेंशिएशन जो है वो रेट ऑफ चेंज है। तो किसी भी चीज़ में जो चेंज आया वो चेंज कितने टाइम में आया, कितना टाइम में कितना चेंज हुआ, तो वही उस चेंज को उस टाइम से डिवाइड कर देंगे, और इससे जो हम लोगों को मिलता है वही डिफरेंशिएशन उसी में होता है। जैसे समझने का हम लोग कोशिश करते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू fx दिया हुआ है, y इक्वल टू fx हो गया। x में चेंज, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंज आएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट हुआ, जो हम लोग डाल रहे हैं वो, और जो हम लोगों को मिल रहा है वो हो गया y। तो जो हम लोग डाल रहे हैं उसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो मिल रहा है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो इसीलिए इसको तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनपुट को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इनपुट आपका जो x था वो अब x प्लस डेल्टा x हो गया। ये डेल्टा मीन्स होता है चेंज इन। मैथ और फिजिक्स में डेल्टा मीन्स चेंज इन होता है, और केमिस्ट्री में डेल्टा जो होता है वो हीट के लिए यूज किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और उसमें मैथ का टॉपिक है, तो यहाँ पर डेल्टा मीन्स चेंज इन। तो मतलब x में कितना चेंज आया। अब चूंकि x में चेंज आया तो y में भी चेंज आएगा। तो ये y में हम लोग, y तो पहले से था ही, और x चेंज में जो चेंज आया उस चेंज के कारण y में यहाँ पर डेल्टा y चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को डेल्टा y का वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा y हम लोगों का हो जाएगा, इस y को इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो f(x) प्लस डेल्टा x माइनस y। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि x
यह तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और वाई जो है एफ एक्स के इक्वल है, तो यहाँ वाई की जगह पर हम लोग एफ एक्स लिखेंगे। अब हम लोगों को डेल्टा वाई का वैल्यू पता चल चुका है। अब हम लोग यहीं पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा वाई का ये वैल्यू है ही एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। अब यहीं पे हम लोग बोथ साइड लिमिट ले लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, यहाँ डेल्टा x है तो डेल्टा x टेंस टू 0, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, यही हम लोगों का हो गया। फिर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा x, और यही जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, यही हम लोगों का हो जाता है dy बाय dx। और इसी ये RHS जो है इसे इसको सेम टू सेम हम लोग लिख देंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। तो यही हम लोगों का dy बाई डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर कुछ बात ध्यान देने लायक है कि यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिखे हैं। टेंस टू का मतलब क्या होता है? टेंस टू का मतलब होता है कि इसका वैल्यू 0 के आसपास है। ऐसे भी यहाँ ये डिनोमिनेटर में है डेल्टा एक्स, मैथ में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, तो इसलिए 0 हो ही नहीं सकता है। और अगर 0 के अलावा कुछ और होता, हम लोग अगर x टेंस टू a लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू a के आसपास होता है। तो x एफर्ट है, इनपुट है जो हम लोग डाल रहे हैं। तो एफर्ट इनपुट जो भी है उस हम लोग एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कंट्रोल में इतना भी ज़्यादा नहीं है कि जितना चाहेंगे ठीक उतना ही डाल पाएँ। उससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो ही जाता है। जैसे सपोज कीजिए हम लोग सोचते हैं कि 6 घंटा सोना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ठीक 6 घंटा सोएंगे, वो पीरियड कम या ज़्यादा हो सकता है। हम लोग सोचें कि हमको 10 से 4 सोना है, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ा ही है कि 10 बजा आँख बंद नींद आ गया, 4 बजा नींद खुल गया, ऐसा नहीं होगा। 4 के कुछ आगे या पीछे उठेंगे, 10 के कुछ आगे या पीछे सो पाएंगे। तो यह जो 6 घंटा हम लोग सोचेंगे वो ठीक 6 नहीं होगा, वो थोड़ा सा कम या ज़्यादा होगा। अब वो थोड़ा कितना होगा ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। थोड़ा कितना होता है ये कहीं डिफाइन किया गया नहीं गया हुआ है, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है कि कौन सी परिस्थिति है, उसके अनुसार उसका वैल्यू चेंज होता है। तो यही x टेंस टू a है, तो इसका मतलब कि x को हम लोग a के आसपास रखेंगे। लिमिट यहाँ लिखा हुआ है, लिमिट जो होता है मैथ में एक अलग चैप्टर है। लिमिट कहने का यही मतलब है कि जो इनपुट है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग जो x टेंस टू a है तो उस x को a के आसपास रख रहे हैं। उसके बाद ये जो dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर ये जो d बाई डी एक्स हो गया, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा जाता है। ये जो हो गया इसी को डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा जाता है। अब ऑपरेटर जो होता है उसको देख के ये समझ में आता है कि ये ऑपरेशन कर देना है। अब ऑपरेशन का मतलब हुआ प्रोसेस, यहाँ पर जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसी तरह ये dy बाई डी एक्स हो गया। तो ये सब ऑपरेटर हो गया। मतलब अगर साइन का बात करेंगे तो ऑपरेटर हो गया, और ऐसे आपका साइन नहीं कहते हैं तो ऑपरेशन हो गया। जैसे एडिशन ऑपरेशन है, लेकिन प्लस जो साइन हम लोग देते हैं तो इस साइन को ऑपरेटर कहा जाता है। उसी तरह माइनस साइन हो गया, ये ऑपरेटर है। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डिवीजन का साइन है, उसी तरह डी बाई डी एक्स हो गया। तो ये सब ऑपरेटर है। तो यहाँ पर इसको देख के क्या होगा, जब हम प्लस देखते हैं तो समझते हैं कि हमको जोड़ना है, जब माइनस देखते हैं तो समझते हैं कि सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन देखते ही हमारे दिमाग में आता है कि मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह अगर डिवीजन का साइन है तो मतलब कि डिवाइड कर देना है। डी बाई डी एक्स है तो मतलब कि जो भी चीज़ है यहाँ पर उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है।
तो यही हमारे दिमाग में आता है, तो इसीलिए ये सबको ऑपरेटर कहा जाता है। तो ये d/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अब हम लोग इतनी देर में डिफरेंशिएशन पे कुछ डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्यों करते हैं। अब फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे शुरू में देखें कि ये इसका फंक्शन है, तो अगर मोमेंटम जो है वेलोसिटी का फंक्शन हो गया तो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मोमेंटम में चेंज आएगा। तो वेलोसिटी में कितना चेंज करने से मोमेंटम में कितना चेंज आया, उसी चेंज का रेट जो होगा उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन से पता करते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो आप लोग प्रीवियस क्लास 9 वगैरह में पढ़े होंगे, तो उसमें पढ़े होंगे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है और उसी को इक्वल टू प्रूफ किया जाता है। तो मतलब कि मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो फोर्स हो गया। तो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज फोर्स है और वो क्या हो गया आपका, चेंज इन फोर्स जो हो गया वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब F इक्वल टू d/dt और P। तो जिसका रेट ऑफ चेंज है उसको यहाँ लिखते हैं और रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 9 क्लास तक 9-10 में जब भी रेट ऑफ चेंज कहे तो हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं। 11 ऑनवर्ड्स आपका जब भी कहे रेट ऑफ चेंज तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। रीज़न आप देख रहे हैं कि यहाँ जिसके रिस्पेक्ट में है उसे डिवाइड किया गया है, तो डिवाइड किया गया तो जो इसीलिए 9 में चूँकि डिफरेंशिएशन नहीं है तो हम लोग यहाँ तक का काम करते हैं। 11 में डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आया तो हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ एक और थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जो सिर्फ इतना करके हम लोग निकालेंगे वो एवरेज होगा और डिफरेंशिएशन से जो निकालते हैं वो इंस्टेंटेनियस होता है। जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अगर एवरेज वेलोसिटी का हम लोग बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कर दिए, ये हम लोगों का एवरेज वेलोसिटी आ गया। और उसी में किसी खास टाइम पे अगर हमको जानना है कि इस टाइम पे वेलोसिटी कितना था तो वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना है तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर हम लोग को एवरेज वेलोसिटी जानना है तो हम लोग इस तरह कंसेप्ट का यूज करेंगे। y की जगह वेलोसिटी v पुट कर देंगे और टाइम की जगह यहाँ x की जगह टाइम t पुट कर देंगे, तो जो फार्मूला मिलेगा वो एवरेज वेलोसिटी का मिलेगा। और यही यहाँ पर v और यहाँ पर t कर देंगे तो हम लोगों को जो मिलेगा वो हम लोगों को ये वेलोसिटी है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का पुट करेंगे तो यहाँ पर ये y डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और x के बदला t दे देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये जो मिलेगा वेलोसिटी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। तो आप फिजिक्स में हर जगह देखिएगा कि जब भी इंस्टेंटेनियस का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, और इंस्टेंटेनियस का ज़रूरत नहीं है, एवरेज की बात कर रहे हैं तो हम लोग इस फॉर्म में मतलब डेल्टा y बाय डेल्टा x इस फॉर्म में फार्मूला को लाके छोड़ते हैं। अब y यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो होगा जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और वो जिस पर डिपेंड कर रहा है वो वेरिएबल आपका वहाँ पर x का काम करेगा। तो ये तो हुआ डिस्कशन कि डिफरेंशिएशन क्या है, क्यों करते हैं। अब हम लोग इसके प्रोसेस को, कुछ डिफरेंशिएशन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।